हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और आज CCH में आज हमारी जो क्लास है वो CDP की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग ऐसी क्लास जो कि पूरी ऑल पैडा क्लास है। यानी कि एक क्लास ऐसी जो हमारे पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट्स में काम आएगी। चाहे आप सीटेट का पेपर 1 दे दीजिए, चाहे सीटेट का पेपर 2 दीजिए, दोनों में ही आने वाला एक ऐसा टॉपिक जो हमारी हिंदी की पैडागोजी का भी है, इंग्लिश की पैडागोजी का भी है, मैथ्स का भी है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आप चाहे मैथ्स के टीचर हो, चाहे आप इंग्लिश के टीचर हो, चाहे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, आप कितना भी पढ़ा लो, सब्जेक्ट पढ़ाओ, लेकिन एंड में आप उसका असेसमेंट तो करते ही हैं। और सीटेट में हमारे पैडागोजी में असेसमेंट और इवैल्यूएशन को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एक आपको अंदाज़ा बताऊं तो मानकर चलिए 150 में से 30% या 25 से लेकर 30% जो वेटेज रहती है, एक सब्जेक्ट में नहीं पूरे ऑल ओवर पेपर में बोल रही हूँ, तो इसी एक टॉपिक की रहती है। और आज की क्लास में मैंने भी इस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपका थ्योरी पार्ट तो होगा ही, कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। यानी कि थ्योरी प्लस एप्लीकेशन। हमने थ्योरी तो समझनी ही है, कंसेप्ट तो समझना ही है, साथ में उस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है वो भी आज की क्लास में ही हमारा हो जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा भी टॉपिक का नाम तो मैंने आपको बताया ही, आपका टॉपिक का नाम है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, और मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट करूँगी CCE से। CCE तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या है ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन? कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, एंड पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है। इन्हीं क्वेश्चन से पूरा पेपर हमारा सीटेट का भरा पड़ा होता है। और हम छोटी छोटी बातें हम सोचते हैं हमें तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन का मतलब पता है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि ये वाला टॉपिक तो हो ही जाएगा, आसान है। लेकिन सबसे ज़्यादा गलती यही होती है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि जो ये असेसमेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ और जो मैं ये इवैल्यूएशन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इन दोनों में क्या अंतर है। क्या आप बता सकते हैं कि असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? क्या मैं आपको इवैल्यूएट कर रही हूँ या मैं आप लोगों को असेस कर रही हूँ? जो आपका सीटेट का फाइनल एग्जाम जिस दिन होगा वो आपका असेसमेंट है कि वो आपका इवैल्यूएशन है? याद रखिएगा, जो अभी मैंने आप लोगों से अभी एक क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये मैंने सिर्फ आपके एक पार्ट को जानने के लिए लिया। लेकिन ये जो एक पार्ट को जानने के लिए मैंने असेसमेंट लिया, ये लिया मैंने सीटेट के लिए ही है। यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, जो कि आपका ओवरऑल होगा, जो सभी सब्जेक्ट का एक साथ होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है? कॉम्प्रीहेंसिव होता है, ऑल ओवर होता है, पूरे पक्ष का, पूरे पार्ट का चेक करने के लिए लिया जाता है, जबकि हमारा असेसमेंट इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। क्या कह सकते हैं कि जो आकलन है वो क्या है? मूल्यांकन का ही पार्ट है। ये हमारा सेल्फ हो सकता है, खुद को जानने के लिए सेल्फ असेसमेंट बोल सकते हो आप इसे, जब हम अपने आप को या पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जानने के लिए लेते हैं, या मैं हिंदी में एक वर्ड यूज़ करूँ, आत्म आकलन। यानी कि खुद को जानने के लिए लिया गया आकलन क्या है? आकलन ही होता है। लेकिन ये हम ले किस ले रहे हैं? ताकि हम अपने आप को जब इवैल्यूएट हो तो उसके लिए जान सके कि हमें कितना आता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। हिंदी की पैडागोजी में इंग्लिश के वर्ड नहीं आएंगे, वहाँ पर आपको आकलन और मूल्यांकन दिखेगा। और आपका पूरा पेपर वैसे भी बाइलिंगुअल है, लैंग्वेज को छोड़कर, तो आपको दोनों ही वर्ड आने चाहिए। आपको इंग्लिश वाले वर्ड असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी पता होने चाहिए, और आपको हिंदी वाले वर्ड आकलन और मूल्यांकन भी पता होने चाहिए। तो इसी के उसको स्टार्ट करते हैं, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे किससे? CCE। अब ये CCE का फंडा क्या है भाई? चलिए CCE को समझेंगे, क्योंकि CCE के अंदर ही हम इवैल्यूएशन और असेसमेंट को अच्छी तरह से ब्रीफ में समझेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट और इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत कुछ CCE पैटर्न के बारे में बताऊं। CCE की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूस, और कॉम्प्रीहेंसिव यानी व्यापक का मतलब बड़ा। यानी कि एक ऐसा इवैल्यूएशन जो सतत है, लगातार है और बड़ा है, वो कौन है? वो है CCE पैटर्न। इसे क्या कहा जाता है? इट इज़ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। इसे विद्यालय पर आधारित प्रणाली भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी क्या होता है पेपर में CCE पैटर्न की जगह स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम वर्ड यूज़ किया। क्यों किया है? ध्यान से देखिएगा। CCE पैटर्न को बनाने वाला कौन है? CBSE बोर्ड है। ठीक है, इस पे वर्क कौन करती है? NCERT करती है।
आपका सीटेट का पेपर कौन ले रहा है? सीबीएसई बोर्ड, और उसके अंदर जो सिलेबस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? एनसीईआरटी का आ रहा है। और दूसरी बात, ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन में नहीं यूज़ होता, ओनली स्कूल्स में यूज़ होता है, इसीलिए इसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट या स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अभी जो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैं सीसीई का इंट्रो आपको दे रही हूँ, इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि सीसी पैटर्न है क्या, क्योंकि हमें जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें रोट लर्निंग नहीं चलती कि आपने कहीं से एक टॉपिक उठाया, उसको रीड आउट किया, लो जी आपका तैयार हो गया। नहीं, आपको उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज तो ऐड करनी ही है, साथ में अपने एफर्ट्स भी डालने हैं, यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ उसमें जाना है। तो मैंने आपको अभी बताया सीसी की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीबीएसई बोर्ड ने इसे बनाया, इसीलिए मैं इसे स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम या स्कूल बेस्ड असेसमेंट के नाम से भी जान सकती हूँ। अब ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट करता क्या है? सीबीएसई बोर्ड इसे लाया क्यों? एग्जाम तो पहले भी हुआ करते थे भाई, पर पहले के जो एग्जाम होते थे वो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फाइनल ऐसे हुआ करते थे। आप देख रहे हो आजकल स्कूलों में क्या हो गया, पैटर्न चेंज हो गया है, यूटीज होते हैं, सेमेस्टर्स होते हैं, है ना। तो ये कब से हुए? जब से हमारे पास क्या आया है, जब से हमारे पास सीसी पैटर्न आया है। अब ये सीसी पैटर्न क्या करता है? इट इज़ कवर ऑल, याद रखिएगा, ये क्या करता है? ये छात्र के सभी पहलू मतलब सभी पार्ट्स को, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के जो सभी पार्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है, उनकी जांच करता है। अब ये सभी पहलू से क्या मतलब है? सभी एक्सेप्ट यानी कि सभी पार्ट से क्या मतलब है? यहाँ पर पार्ट को हम दो भागों में बांटते हैं, याद रखिएगा। आपने अपने एग्जाम में बहुत बार 3R और 4R वर्ड सुने होंगे। अब ये 3R और 4Rs क्या है? अब आपने देखिए, ये कह रहा है अब स्कूल में आने वाला हर बच्चा तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है भाई, सबके अंदर तो एक जैसी स्किल्स नहीं है, इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ डांस में अच्छे होते हैं, कुछ म्यूजिक में अच्छे होते हैं। अगर स्कूल के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही जहाँ पर डांस करने वाले, म्यूजिक वाले बच्चे को अपनी स्किल्स को पहचानने का मौका मिले, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए सीसी पैटर्न ने क्या किया, दोनों पार्ट्स को चेक करने के लिए, दोनों पहलुओं की जांच करने के लिए दो तरह की एक्टिविटीज स्कूल में रखी। एक को नाम दिया 3R और एक को नाम दिया 4R। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3Rs और 4R, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आजकल हमारा यूज होता है 7R, लेकिन जब तक मुझे 3R और 4R का मतलब ही नहीं पता तो मैं 7R क्या निकालूंगी? तो 3Rs का मतलब होता है रीडिंग, ठीक है, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। याद रखिएगा, स्कूल में आने वाला बच्चा, हर बच्चा तीन चीज़ें तो कंपलसरी सीखेगा। क्या क्या सीखेगा? रीडिंग सीखेगा, राइटिंग सीखेगा और अर्थमेटिक सीखेगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है सारे बच्चे साइंस में, मैथ्स में, इसमें अच्छे होंगे, तो कुछ बच्चों के अंदर स्किल्स भी होंगी। स्किल्स हमारी 4 तरह की होती हैं, जैसे क्रिएटिव स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, इमेजिनेटिव स्किल्स हैं, फॉर्मेटिव स्किल्स हैं। अगर हिंदी वर्ड यूज़ करूँ तो कल्पनात्मक हैं, रचनात्मक हैं, सृजनात्मक हैं और सामाजिक कौशल हैं। सामाजिक कौशल में लीडरशिप वाली क्वालिटी आ जाती है, कई बच्चों में बहुत अच्छी होती है, मॉनिटर बहुत अच्छे बनते हैं। तो ऐसे में अगर मैं स्कूल में ये वाला एरिया रखूँ ही ना, तो सिर्फ कुछ बच्चों का ही तो डेवलपमेंट होगा, तो यानी कि मैं तो बच्चे का एक पक्ष की जांच कर रही हूँ। लेकिन सीसी जब से आया तो उसने क्या किया, सब बच्चों के दोनों पहलुओं की जांच की। दोनों पहलुओं में एक पहलू है, एक पार्ट है 3Rs और दूसरा पार्ट है 4R। 3Rs क्या करता है? बच्चे के रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक पार्ट को चेक करता है, जबकि 4R क्या करता है? बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानता है, यानी कि स्किल्स को, गुणों को पहचानता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मेरा करिकुलर एरिया है, ये मेरा को करिकुलर एरिया है, ये मेरा शैक्षिक एरिया है, ये मेरा जो है सह शैक्षिक एरिया, ये मेरा कोलेस्टिक और ये मेरा ये कोलेस्टिक, ये को कोलेस्टिक एरिया है। अभी हम इसको आगे डीपली पूरे वर्ड्स बताऊंगी क्या मतलब है इनका। यानी कि स्कूल में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारा अकेडमिक एरिया होता है। अकेडमिक एरिया यानी कि स्कूल में आने वाले बच्चे के लिए 3 चीज़ें कंपलसरी हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए भी स्कूल कुछ एक्टिविटीज़ कराएगा। तो सीसीई पैटर्न हमारा ये सब कराता है। क्या कराता है? दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है, इवैल्यूएशन तो पहले भी हो रहा था, असेसमेंट तो पहले भी हो रहा था, अब क्यों हमने असेसमेंट का तरीका बदल दिया? क्यों बदला भाई? इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? हमारा सीबीएसई बोर्ड हमारे सामने सीसी पैटर्न क्यों लाया? हमारे सामने सीसी पैटर्न दो उद्देश्य थे, दो मेन पर्पस थे। पर्पस तो और भी थे, ऑब्जेक्टिव तो और भी हैं, पर मैंने यहाँ पर दो मेन लिए हैं कि दो कारणों की वजह से सीबीएसई बोर्ड को क्या लाना पड़ा? सीबीएसई बोर्ड को सीसी पैटर्न लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? एक तो पहले आपने सुना होगा, पहले के जो एग्जाम्स होते थे वो बच्चे को स्ट्रेस में लाते थे। क्यों? फर्स्ट टर्म हो रहा है, सेकंड टर्म हो रहा है, फाइनल हो रहा है। फर्स्ट टर्म में कुछ 10 से 12 चैप्टर डाल दिए गए, सेकंड टर्म में 10-12 में और 10-12 जोड़ दिए गए और फाइनल तक आते आते पूरी बुक दे दी गई। अब जो बच्चा क्लास का रोट लर्नर है, जो रट्टाफिकेशन करता है, वो तो कर लेगा, लेकिन जो बच्चा रोट लर्नर नहीं है वो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता था।
तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा बच्चों के तनाव को हम कम करेंगे, लेकिन बच्चों का तनाव ये कब कम होगा, जब एग्ज़ाम में कॉन्टिन्यूटी बनी होगी, जब एग्ज़ाम्स में निरंतरता बनेगी, यानी कि एग्ज़ाम्स को, इवैल्यूएशन को लगातार चलाने के लिए क्या लाया गया, सीबीएसई बोर्ड लेकर आया सीसी पैटर्न। दूसरा उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था इसको लाने के पीछे, वो ये था कि ज़रूरी थोड़ी है कि स्कूल में जो बच्चा आ रहा है वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ही बनेगा। हो सकता है वो एक अच्छा डांसर हो। बिहेवियर, पहले के पेरेंट्स क्या करते थे, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते थे। उसके बच्चे ने साइंस ली, उसके 96% नंबर, तुम भी लो। चाहे अपने बच्चे में डांस वाली क्वालिटी हो, म्यूजिक वाली क्वालिटी हो, यानी कि बच्चे का बिहेवियर तो डांस या म्यूजिक में है और पेरेंट्स डाल रहे हैं साइंस में, तो यहाँ पे क्या होती थी, गड़बड़ हो जाती थी। बच्चा एक लेवल पर आकर उसका फ्यूचर खराब हो जाता था। तो बच्चे का बिहेवियर मतलब बच्चा लर्निंग क्या करना चाहता है, बच्चा क्या सीखना चाहता है, इसके लिए भी हमारा सीबीएसई बोर्ड क्या लेकर आया, हमारे सामने सीसी पैटर्न लेकर आया। तो याद रखिएगा कि सीसी पैटर्न को लाने के पीछे सीबीएसई बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक तो बच्चे के व्यवहार को जानना कि बच्चा क्या बनना चाहता है, और दूसरा ये कि एग्जाम में कॉन्टिन्यूटी आए, जो तनाव एकदम से बढ़ रहा है उस तनाव को कम किया जाए। चलिए आगे देखें। अब देखते हैं हमारा जो सीसी पैटर्न है उसमें क्या क्वालिटी है भाई, मेरिट्स ऑफ सीसीई, क्या क्या क्वालिटी है, क्या गुण लेकर आया, क्यों ये पुराने वाली इवैल्यूएशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। एक तो मेन रीज़न ये है कि पुराने वाला जो इवैल्यूएशन सिस्टम था पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड था, जबकि सीसीई पैटर्न जो है वो पूरी तरह से हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है। ये बच्चे की ज़रूरत को, बच्चे की नीड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो फीचर्स को देख लें, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। पहला फीचर क्या है, ये क्या काम करता है, सारे के सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसी से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट मैंने लिया है, यूज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स। यूज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स कहता है ये बच्चे को चेक करने के लिए एक तरीका नहीं अपनाता, अलग अलग तरीके अपनाता है। जैसे पहले के एग्जाम्स में सिर्फ रिटन टेस्ट के ही मार्क्स लगते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं सिर्फ रिटन टेस्ट के ही एग्जाम मार्क्स नहीं लगते, क्लास वर्क के भी मार्क्स होते हैं, होमवर्क के भी मार्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट के भी होते हैं, यूनिट टेस्ट के भी होते हैं। वो कहने का मतलब है पूरे साल भर बच्चा जो करता है उनका कहीं ना कहीं उसके मार्क्स में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये क्या करता है, यूज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स। ये विभिन्न प्रकार के उपकरण का मतलब है टूल का मतलब होता है तरीके। ये बच्चों को चेक करने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स को यूज़ करता है। याद रखिएगा, असाइनमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम हिंदी में दत्त कार्य कहते हैं, प्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं, यूनिट टेस्ट को हम इकाई सत्र कहते हैं। तो ये ऐसे हिंदी के वर्ड हैं जो याद रखने के लिए काम आएंगे कि ये एक तरीका नहीं अपनाता, ये बच्चों को चेक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। चलिए देखिए और क्या करता है, ये लगातार है, ये लगातार है, कॉन्टिन्यूटी के साथ हो रहा है, इसीलिए ये बच्चे के तनाव को क्या करता है, कम करता है, स्ट्रेस को क्या कम कर देता है, स्ट्रेस को ये कम कर देता है। अब ये तो आपको समझ में ही आया होगा, लेकिन एक बार आप, ये तो हमारी सीसी पैटर्न की बात हुई। पर्सनली अगर आप एक बात करें तो क्या आपको लगता है कि सीसी पैटर्न आने से बच्चों का स्ट्रेस बढ़ा है कि कम हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा बिजी रहते हैं, जब देखो कोई ना कोई एक्टिविटी, जब देखो कोई ना कोई एक्टिविटी उनकी होती रहती है। जबकि पहले तो सिर्फ एग्जाम में ही बर्डन आता था, एक यूटी कंप्लीट नहीं होता उससे पहले तो दूसरी यूटी आ जाती है, दूसरी यूटी नहीं होती इतनी देर में हमारा कभी प्रोजेक्ट आ रहा है, कभी असाइनमेंट आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों को बिजी कर दिया है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, थोड़ा सा बच्चे अब अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं तो थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो रही है। तो मान लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड कहता है कि सीसी पैटर्न बच्चों का स्ट्रेस कम करता है। और क्या करता है भाई, और ये करता है टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल्स, यानी कि ये बच्चे की संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, साइकोमोटर इट मीन्स क्रियात्मक, और इफेक्टिव मतलब उसकी भावनात्मक, 3 तरह से विकास करता है। हमने अभी पढ़ा था ऊपर 3 आवर्स और 4 आवर्स, यानी कि ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ये खाली बच्चे का माइंड ही डेवलप नहीं कर रहा, ये साइकोमोटर बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग ही नहीं सिखा रहा, वो इफेक्टिव यानी कि भावनात्मक उसे एक मोरल एजुकेशन ही नहीं दे रहा, बल्कि बच्चे का होल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चों में क्या डेवलप करता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल्स को भी डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। तीसरी चीज़ 4th नंबर पर ये हमारी क्या करता है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना, यानी कि जो इवैल्यूएशन है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इंटीग्रल पार्ट, यानी कि हमारे जो इवैल्यूएशन है वो भी बच्चा उसे इंजॉय करे। ये पहले पेपर से, एग्जाम से बच्चे डरा करते थे, लेकिन आजकल बच्चे डरते ही कहाँ हैं, उनको तो एग्जाम भी ऐसे लगता है जैसे रोज वाली एक्टिविटीज़ हो रही हो। क्यों? क्योंकि सीसी पैटर्न आ गया है भाई। एंड लास्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीसीई विल कवर द कोलेस्टिक एंड को कोलेस्टिक एरिया ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। एक वर्ड आया है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं एकेडमिक, नॉन एकेडमिक बोल सकती हूँ, इसको मैं करिकुलर एंड को करिकुलर बोल सकती हूँ, इसको मैं हिंदी में शैक्षिक और सह शैक्षिक बोल सकती हूँ, और अभी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इसको मैं 3 आवर्स और इसको मैं 4 आवर्स पढ़ सकती हूँ। 3 आवर्स और 4 आवर्स तो याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया।
3 आवर्स कहता है रीडिंग है, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। स्कूल में आने वाला बच्चा रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक तो सीखेगा ही, साथ में बच्चा स्किल्स को भी डेवलप करके जाएगा। तो हमारे सीसी पैटर्न में तो भैया गुणों का भंडार है, ये तो बहुत सारी हमारे सामने फीचर्स लेकर आया। एक तो टूल्स लेकर आया, वैरायटी ऑफ टूल्स लेकर आया, चेक करने के लिए अलग अलग तरीके लेकर आया, बच्चों के स्ट्रेस को कम किया, बच्चे की कॉग्निटिव, एक्टिव एंड साइको पार्ट को डेवलप किया, एंड बच्चों को जो इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन को भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट बना दिया इसने, और बच्चे के दोनों एरियाज को चेक कर रहा है। यानी कि अब सिर्फ वही बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बनेगा जो सिर्फ साइंस एंड मैथ्स में अच्छा है, वो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा जो डांस में अच्छा है, वो बच्चा भी अच्छा होगा जो अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़े। अब क्या करना है, अब हमारा जब सीटेट का पेपर आता है, हम लोग सिर्फ इसको क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को पूरा पूरा पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हमारे पेपर में क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े अलग अलग तरीके से आते हैं। कैसे आते हैं देखिए जरा। सबसे पहले तो हमने करना क्या है समझने के लिए, पूरा हमारे पास है CCE। मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए बीच वाले सी को हटा देती हूँ। इट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड को मैं साइड हटा देती हूँ, सिर्फ मैं क्या ले रही हूँ, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, या मैं सिर्फ खाली क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूस। असेसमेंट या इवैल्यूएशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पर मैं कॉन्टिन्यूस वर्ड बताना चाहूँगी। याद रखिएगा आपके पेपर में 2014 का जब पेपर हुआ था तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर ही एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट जिसे हम इकाई, यूनिट टेस्ट तो पता है ना आपको, स्कूलों में होते हैं, इसे इकाई परीक्षण भी कहते हैं। इकाई मतलब छोटी छोटी यूटी जो स्कूलों में होती हैं, जैसे कि FA1, FA2, FA3, FA4, उनके बारे में क्वेश्चन था और आपसे पूछा गया, बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ अ यूनिट टेस्ट, कोई भी टेस्ट कितने से कितने समय में हो, इस प्रोसेस को कौन डिसाइड करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नंबर 1 कॉन्टिन्यूस प्रोसेस डिसाइड करता है, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस डिसाइड करता है, नंबर 3 कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस या इवैल्यूएशन सिस्टम डिसाइड करता है, या ओनली असेसमेंट करता है। अब यहाँ पर क्या है, एक आंसर ठीक है और एक आंसर ज़्यादा ठीक है। सीटेट की तो गाड़ी ही अटकती इन्हीं 2 चीज़ों के बीच में है। एक आंसर जो सही होता है वो माइंड में फटाफट से क्लिक हो जाता है, जो अभी मैंने भी आपको बोला तो आपके भी क्लिक हुआ होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे इसका आंसर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा, बिल्कुल नहीं। ये इसका आधा आंसर है। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ यूनिट टेस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ यूनिट टेस्ट कहती है कि जब टीचर कोई चीज़ पढ़ा रही है तो उसको कितने टेस्ट की ज़रूरत होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस डिसाइड करेगा। और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कौन है, टीचर है। डेली बेसिस पे बच्चे की क्लास में कौन आ रही है, लगातार आ रही है, कौन आ रही है, टीचर आ रही है। तो स्कूल की प्रिंसिपल नहीं बता सकती, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल बड़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव वो नहीं बता सकती कि एक क्लास के बच्चे को डेवलपमेंट के लिए कितने टेस्ट की ज़रूरत होगी। उसे कौन बताएगा, जो कॉन्टिन्यू क्लास में आ रहा है। और कॉन्टिन्यू कौन आ रहा है, टीचर। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ यूनिट टेस्ट हमें कौन बताता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बताता है। याद रखिएगा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव का कोई रोल नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस हमारा एक अलग प्रोसेस है। याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस हमारा क्या है, एक अलग प्रोसेस है। तो और क्या क्या करता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक तो नाम में ही कॉन्टिन्यूस है तो निरंतरता लाता है, लगातार चलता है। लगातार चलने की वजह से टाइम टू टाइम ये बच्चों को डायग्नोस करता है। डायग्नोस का मतलब होता है नैदानिक जांच करना। अगर आपसे पूछा जाए, आपको ऑप्शन दिया जाए कि जो बच्चे की लर्निंग गैप्स होते हैं, बच्चे के अधिगम में जो कमियां रह जाती है, लर्निंग गैप्स जो होते हैं, उनको गैप्स को पता करने के लिए क्या किया जाए, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाए, समेटिव असेसमेंट लिया जाए, डायग्नोस्टिक लिया जाए। तो उस समय भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक आंसर ठीक और एक आंसर ज़्यादा ठीक है। एक डायग्नोस्टिक वर्ड आया हुआ है, एक फॉर्मेटिव आया है, इसी के बीच में गाड़ी अटक जाएगी। ध्यान से देखिएगा, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है लर्निंग की कमियां पता लगाना, और कमियां कहाँ पता लगाई जा रही हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों में लर्निंग गैप्स का पता लगाने के लिए कौन सा इवैल्यूएशन लिया जाता है या कौन सा असेसमेंट लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक। और डायग्नोस्टिक करता कौन है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यू चलने की वजह से ये टाइम टू टाइम स्टूडेंट और टीचर दोनों को क्या देता है, फीडबैक देता रहता है। टीचर और स्टूडेंट को क्या करता है, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को टाइम टू टाइम क्या करता है, फीडबैक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिपुष्टि कहा जाता है। ये टीचर और स्टूडेंट को टाइम टू टाइम क्या करता है, फीडबैक देता है। और अगर आपको मेरी बातों में अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो तो कुछ मत करिए, आप बिल्कुल रेडी जो चीज़ है उसको लर्न करिए। अगर आपको ये याद हो जाए कि अगर आपको पूछा जाए फंक्शंस ऑफ कॉन्टिन्यूस, यानी कि जब मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूस वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कुछ और याद रखना है नहीं, सिर्फ मुझे 4 बातें याद रखनी है। मुझे क्या 4 बातें याद रखनी है, एक तो ये लगातार होता है, एक ये बच्चों की कमियों को डायग्नोस करता है, तीसरा ये टीचर और स्टूडेंट को फीडबैक देता है, और चौथा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अ यूनिट टेस्ट। स्कूल में या क्लास में कोई भी टेस्ट कितने से कितनी बार में लिया जाएगा, ये मुझे कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन नहीं बताएगा, ये मुझे कौन बताएगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बताएगा। तो हमने कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन को अच्छी तरह से समझा। अब हम कॉन्टिन्यूस को साइड कर देते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड को समझते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड तो अपने आप में ही व्यापक है, अपने आप में ही बड़ा है।
और ये जब बड़ा है तो ये दोनों एरियाज़ को क्या करता है, इंक्लूड करता है। ये क्या करता है, दोनों एरियाज़ को क्या करता है, इंक्लूड करता है। याद रखना, जब मैंने कॉन्टिन्यूस वर्ड यूज़ किया था तो मैंने ये दोनों एरियाज़ वहाँ पर इंक्लूड नहीं किए थे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है। तो हम समझे कि कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड क्या कहता है। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड विल कवर द कोलेस्टिक एंड को कोलेस्टिक एरिया ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशन। व्यापक पाठ्यक्रम छात्र की शिक्षा के शैक्षिक और शह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है। यानी कि ये बड़ा है, ये बच्चे के सिर्फ 3 आवर्स को ही चेक नहीं कर रहा है, ये बच्चे के 4 आवर्स को भी चेक कर रहा है और टोटल बन गए 7 आवर, और 7 आवर इंडिकेशन देते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की तरफ। अब ये ऑल राउंड डेवलपमेंट को चेक करने के लिए सीसी पैटर्न ने 2 टाइप असेसमेंट लिया। क्या लिया, 2 प्रकार का आकलन शामिल किया, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, बस उन्हीं के बारे में ही आप जानते हैं। क्या कहा मैंने, ये बच्चे के दोनों एरियाज़ को चेक करने के लिए एकेडमिक एरिया भी, नॉन एकेडमिक एरिया भी, करिकुलर एरिया भी, को करिकुलर एरिया भी, 3 आवर्स भी और 4 आवर्स भी, दोनों एरियाज़ को चेक करने के लिए ये क्या करता है, 2 टाइप असेसमेंट लेता है, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे FA कह देते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम SA कह देते हैं। अच्छा, ये तो हुए इंग्लिश के वर्ड फॉर्मेटिव और समेटिव। क्या आप जानते हैं कि फॉर्मेटिव के और नाम क्या है? हमारा CBSE बोर्ड इसको अनौपचारिक आकलन के नाम से जानता है, अनौपचारिक, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे नाम है। सीटेट की हिंदी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा कहीं। इसके लिए रचनात्मक वर्ड यूज़ किया गया है, इसके लिए कल्पनात्मक वर्ड यूज़ किया गया है, इसके लिए जो है कल्पनात्मक के साथ ये क्या करता है, निर्माण भी करता है बच्चे का, ठीक है। तो इसके लिए निर्माणात्मक आकलन भी इसे कहा जाता है। जबकि जो हमारा समेटिव है इसको औपचारिक कहा जाता है। ये तो इसका साइकोलॉजिकल नाम है। हिंदी की पैडागोजी में औपचारिक और अनौपचारिक वर्ड यूज़ होते हैं। औपचारिक आकलन कहते हैं, ठीक है, नंबर्स की बात करता है, इसीलिए हम इसे योगात्मक आकलन भी कहते हैं। बच्चों को कंपेयर करता है, इसीलिए तुलनात्मक आकलन भी इसे कहा जाता है। तो ये तो हुए इनके नामकरण। अब वर्ड्स का तो कोई एंड है ही नहीं, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा, ये हिंदी की पैडागोजी में आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि ये वर्ड आएंगे। इंग्लिश में तो चलो बोथ लैंग्वेज में है तो आपको फॉर्मेटिव समेटिव मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई इनके नामकरण की। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसको किसने बनाया है भाई, CBSE बोर्ड ने। अब CBSE बोर्ड क्या कहता है फॉर्मेटिव के बारे में और CBSE बोर्ड क्या कहता है समेटिव के बारे में। पहले तो अकॉर्डिंग टू CBSE इसकी जो वेटेज होती है वो होती है 40%। वेटेज को हम हिंदी में कहते हैं भारिता। इसकी भारिता कितनी है, 40%, यानी कि 100 में से 40% मार्क्स इसके जुड़ते हैं। और जबकि इसकी वेटेज कितनी होती है, 60%, यानी कि इसकी वेटेज कितनी है, भारिता कितनी है, इसकी भारिता क्या है, 60% है। ये क्या होता है, ये एक साल में 4 बार होता है। कितनी बार होता है, एक साल में 4 बार होता है। कौन कौन सा है ये, FA1, FA2, FA3, FA4। और जबकि हमारा ये क्या है, ये हमारा एक साल में 2 बार होता है, ठीक है, SA1 और SA2। तो ये तो हुई जनरल नॉलेज। अब पैडागोजिकल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में 4 स्टेटमेंट दी गई और आपको पता है 2 तो बिल्कुल गलत होते हैं। जो कन्फ्यूजन होती है क्रिएट करती है 2 ही करते हैं। अब 2 में से एक सही बतानी है। आपसे अगर मैं पूछूं कि समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव हो जाता है, समेटिव असेसमेंट कभी कभी फॉर्मेटिव हो जाता है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, या मैं ये बोलूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी कभी समेटिव हो जाता है। सोचिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। मैंने आपसे कहा क्या समेटिव असेसमेंट कभी कभी फॉर्मेटिव हो जाता है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, या मैं आपसे बोल रही हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी कभी समेटिव हो जाता है। तो बताइए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव में आते हैं यूटी। एक एग्जांपल दूँ आप लोगों को, अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा जैसे न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो कई स्कूल्स स्टार्टिंग में एक यूटी ले लेते हैं, जबकि कई स्कूल्स 2 महीने की छुट्टियों के बाद बच्चों का यूटी लेते हैं, है ना। एक स्कूल में एक साल में 4 पूरे के पूरे यूटी ले रहा है और उसको फिर 6 भी ले रहा है, अपनी मर्जी से जोड़ भी ले रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू CBSE 4 तो कंपलसरी है। एक स्कूल क्या कर रहा है, 2 ले रहा है, उसको डबल कर दे रहा है, यानी कि वो CBSE की बात को मान रहा है। लेकिन एक स्कूल CBSE की बात को तो मान रहा है, 4 तो ले ही रहा है, लेकिन उसमें 2 अपने और ऐड कर दे रहा है, 6 कर दे रहा है, जिसे घटाया बढ़ाया जा सके, वो है यूटी। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी कभी समेटिव हो सकता है। लेकिन कभी आपने हाफ ईयरली और फाइनल के एग्जाम्स को घटते बढ़ते देखा है क्या? चाहे कोई भी स्कूल हो, इंटरनेशनल स्कूल ही क्यों ना हो, हाफ ईयरली फाइनल 2 बार ही होते हैं, तीसरी बार कभी नहीं होते। जबकि यूटी कम ज़्यादा हो सकते हैं, यूटी कम ज़्यादा होते हैं, इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी कभी समेटिव हो जाता है। पर समेटिव असेसमेंट अकॉर्डिंग टू CBSE इट इज़ टोटली सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये पूरी तरह से एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसे बदला नहीं जाता। यानी कि समेटिव फॉर्मेटिव नहीं होता, फॉर्मेटिव समेटिव हो जाता है। तो आप आई थिंक आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड अच्छी तरह से समझ में आया।
चलिए, अब ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो सीसी पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरिट्स क्या हैं। अब थोड़ी सी एप्लीकेशन भी देख लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें कि कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया। तो मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिए अब, लेकिन जो मुझे लगा कि अभी आपके पास होने चाहिए वो मैंने इसमें डाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड बी यूज बाय द टीचर टू असेस चिल्ड्रन। इन चारों में से कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो एक टीचर बच्चे को असेस करने के लिए चेक करती है। वर्क इन ग्रुप पार्टिसिपेशन, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराती है, बिल्कुल कराती है। क्लासरूम कराती है, क्लासरूम मतलब कक्षा की भागीदारी, ये इनकम्प्लीट है, हिंदी की तरफ देखते हैं। इन्होंने हमें क्या कहा, समूह में कार्य करवाती है, ग्रुप एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाती है, ठीक है। कक्षा में भागीदारी ये भी करवाती है। पोर्टफोलियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो एक बच्चे की इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। एंड प्रस्तुतिकरण, ये तो हमने टूल्स में भी मैंने आपको बताया ही था कि जो प्रेजेंटेशन होती है उसे हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं। आई थिंक ये चारों के चारों स्टेटमेंट बच्चों को असेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सीसी पैटर्न बच्चों को चेक करने के लिए यूज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स, वो अलग अलग तरह के उपकरण यूज़ करता है, वो चारों तरह के उपकरण यहाँ पर यूज़ कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सतत एवं समर, समर का मतलब व्यापक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, इधर इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, के प्रमुख अभिलक्षण हैं, यानी कि फीचर्स हैं। फीचर्स तो मैंने अभी कराए ना, मेरिट्स ऑफ सीसी पैटर्न। तो देखिए जरा, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथकीकरण और नामीकरण करना है, बिल्कुल नहीं। हमारे सीसी पैटर्न का मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों को लेबलिंग नहीं करना है, उनको टैग नहीं देना कि ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है, और बच्चों को अलग अलग भी नहीं करता। तो ये तो मेरा इनकरेक्ट है। दूसरा कहता है, यह शिक्षक को अपने शिक्षण शास्त्र में पर सीखने में मदद करने के अवसर देता है, बिल्कुल देता है। यह मूल्यांकन सीखने का हिस्सा है, ये भी है। यह डर और चिंता पैदा करके बच्चों को क्या करता है, सीखने को, डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है, ये भी गलत है। अब मेरे पास क्या बच गए हैं, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्या बच्चे का ये ऑब्जेक्टिव क्या है, लेबल नहीं देना है। जब भी ये लेबल वर्ड आ जाए ये नेगेटिव में काउंट होता है भाई, ठीक है। अब मेरे पास बचे हैं दो, मैंने दो साइड हटा दिए, मेरा 50% जो रोल है वो खत्म हो चुका है। यह शिक्षक को अपने शिक्षण शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है, बिल्कुल फीडबैक मिलती है टीचर और स्टूडेंट को। तो मेरे पास यहाँ पर बच गया सेकंड और थर्ड, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आकलन का उद्देश्य क्या है। जो हम आकलन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो लिए हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या बच्चों का वर्गीकरण करेंगे, लेबलिंग करेंगे, नो। बच्चों में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, नो। बच्चों में तनाव पैदा करने के लिए, नो। सीखने में वृद्धि करने के लिए, बच्चा सीख कैसे रहा है, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरीके बच्चे को सीखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मुझे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इज नॉट करेक्ट। बच्चों से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो एक बार रीड आउट कर ले। पहला, मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, अंक के रूप में, नंबर्स के रूप में होना चाहिए। असेसमेंट शुड बी ओनली, मतलब सिर्फ वो नंबर्स की बात करें, ऐसा तो इन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा। कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये पॉजिटिव है, ठीक है। बच्चों का अवलोकन, आकलन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ये भी पॉजिटिव है। आकलन बच्चों को सीखने में निरंतर समझने में हेल्प करता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा था नॉट में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली मात्रात्मक नहीं होना चाहिए, गुणात्मक भी होना चाहिए। गुणात्मक का मतलब है खाली जो है समेटिव ही ना हो, क्योंकि समेटिव नंबर्स की तरफ भागता है, खाली समेटिव ही ना हो, फॉर्मेटिव भी हो। जब दोनों तरह का आकलन होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शिक्षक को पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। एक टीचर को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। टीचर शुड बी फोकस ऑन यूज ऑफ डैश एंड डैश असेसमेंट। किस तरह से, कुछ मत करिए, एक चीज़ को याद रखिएगा, जब भी आपको कहीं पर भी ये वर्ड मिलता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैक्सिबल, और रचनात्मक को हम कहते हैं फॉर्मेटिव। आपने सिर्फ इस चीज़ को याद रख लीजिए, आप बिना उसको समझे भी क्या करोगे, आसानी से आंसर निकाल लोगे। क्योंकि जो सीसी पैटर्न है ना, वो यही करके इसी सोच को लेकर आया, फ्लैक्सिबिलिटी को। बच्चे की ज़रूरतें बदलती हैं और जो चीज़ बदल जाए उसे फ्लैक्सिबल कहा जाता है। तो हमारा क्या करना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, यूज़ ऑफ फोकस ऑफ फ्लैक्सिबल एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस है, और जो यहाँ पर जो फीडबैक देता है उसमें क्या होता है, यहाँ की फीडबैक ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें असेसमेंट एंड जो लर्निंग है, ये दोनों क्या करती हैं, साथ साथ चलती हैं। इनमें क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में असेसमेंट और लर्निंग क्या कर रही है, दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा हुआ, जो फ्लैक्सिबल है और जो फॉर्मेटिव है। और कीवर्ड भी याद रखिएगा, फ्लैक्सिबल वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीएफ हो, एनसीईआरटी हो, एनईपी हो, हर कोई चाहता है कि करिकुलम में क्या आना चाहिए, लचीलापन आना चाहिए, समय के अनुसार बदलता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए, यानी कि मैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे खाली यूज समेटिव असेसमेंट? नो। ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट? नो, क्योंकि ये तो बोथ करता है। फोकस ऑन यूज ऑफ पेपर पेंसिल ऑब्जेक्टिव, केवल पेपर पेंसिल ऑब्जेक्टिव प्रकार के परीक्षण? नो, हमें ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी आधा अधूरा है। हमें क्या करना है? होना तो वैसे यहाँ पे दोनों चाहिए था, पर एक दिया है, मैं अब जो मैं स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या करना चाहिए? केवल वर्ड हटा देती हूँ, शिक्षक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। दोनों पे लिख लीजिए, दोनों पहलू में कौन से आ जाएंगे? हमारे 3 आवर्स भी आ जाएंगे प्लस 4 आवर्स भी आ जाएंगे, एकेडमिक एरिया भी आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाए? ओनली शब्द को हटा देते हैं, ठीक है, बोथ कर देते हैं। और बोथ में भी हमने कहा 3 आवर्स भी कर देते हैं प्लस हम 4 आवर्स भी कर देते हैं। अब क्वेश्चन भले ही इन्होंने हमें गलत दे दिया, पर हमने इसको भी ठीक कर दिया कि सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है, इसमें जो टीचर है उसको चाहिए कि वो क्या करे? दोनों एरियाज को चेक करे, एक एरियाज को चेक ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे हम रचनात्मक आकलन भी कहते हैं, क्या ये अंत में होता है? एट द एंड सेशन? नो, एंड में तो कौन सा होता है? एंड में होता है हमारे पास समेटिव। तो ये तो फॉर्मेटिव के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरी ये स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा क्या है? यहाँ पे एक वर्ड आया मानकीकृत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइज, यानी कि नंबर्स की बात भी समेटिव करता है, फॉर्मेटिव नहीं करता, यानी कि ये भी मेरी स्टेटमेंट हो गई गलत। तीसरा कहता है कि ये क्या करना चाहिए? समूचे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कॉन्टिन्यूस, फॉर्मेटिव जहाँ वर्ड आया वहाँ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा, नो, एक स्पेशल टीचर द्वारा नहीं। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारे पास आया, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में फॉर्मेटिव असेसमेंट चलना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज सी। देखिए जो पैटर्न मैं यहाँ अपना रही हूँ, आपने उसी पैटर्न के हिसाब से ही आपने क्या करना है? इनके आंसर्स निकालने हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अधिगम के लिए आकलन, यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। हमारे इवैल्यूएशन, 3 तरह का इवैल्यूएशन हमें दिया गया है। एक वर्ड यूज़ किया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक हमारे पास यूज़ किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक हमारे पास यूज़ किया जाता है असेसमेंट। ये हमारा इसका पैडागोजी पार्ट है और ये इसका एंड होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपके 50% क्वेश्चंस जो हैं वो अटक जाएंगे। आपको इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। आपको फॉर का मतलब पता होना चाहिए, ऑफ का मतलब पता होना चाहिए, एज का। इसको समझेंगे कैसे? अगर आपको समेटिव फॉर्मेटिव पता है तो आपको फॉर भी पता है, ऑफ भी पता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है, फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए, यानी कि जब कोई चीज़ बढ़ाने के लिए किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सीटेट में क्वेश्चन आया कि कुक है, एक बावर्ची है, खाना बनाते बनाते खाने को टेस्ट कर रहा है, तो आप बताइए वो असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा है, ऑफ लर्निंग कर रहा है, एज लर्निंग कर रहा है? जब असेसमेंट और लर्निंग को बढ़ाने के लिए कोई काम किया जाता है तो वो फॉर लर्निंग होता है। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुक है, कॉमन सेंस की बात है, कुक है तो खाना बनाना आता है, खाना बनाना आता है तो वो अपनी कुकिंग को बढ़ा रहा है। लर्निंग, एक टीचर है पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो एंड नहीं कर रही है नॉलेज का, वो नॉलेज को इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है, तो वहाँ पर हो जाएगा फॉर लर्निंग। अरे एक टीचर पढ़ा रही है और उसके बाद टेस्ट ले रही है और मार्क्स दे रही है, काम खत्म कर रही है, तो वो क्या कर रही है? जैसे सीटेट का आपको एग्जाम हो जाएगा तो ये वाला एग्जाम आपको दोबारा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो हम इसे क्या करें? जहाँ पर लर्निंग का एक लेवल पर आकर एंड हो जाता है। आप ये देखिए एंड किसका हो रहा था? समेटिव का। हाफ ईयरली और एग्जाम हुए, खत्म, बात खत्म। जबकि एफए क्या है? अगर कम मार्क्स भी आए तो दूसरा होगा बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा फॉर्मेटिव हो गया, ये हमारा समेटिव हो गया। एज लर्निंग क्या होता है? सीखने के रूप में आकलन। मान लीजिए सीखने के, आपका जो एग्जाम है सीटेट का, उससे पहले जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये मॉक टेस्ट 150 के ही होते हैं, वैसे होते हैं जैसे सीटेट के होते हैं, लेकिन ये आपको कोई मार्क्स नहीं देंगे, ये आपको कोई टैग नहीं देंगे, ये आपको कोई क्वालिफाइंग नेचर नहीं देंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सीख कैसे रहे हो इसके बारे में तो कुछ बताएंगे। जब जो इस तरह का जो इवैल्यूएशन असेसमेंट किया जाता है उसे हम सीखने के रूप में आकलन कहते हैं। तो मैं इसे कह सकती हूँ ये मेरा अधिगम के लिए आकलन है। याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या आता है? अधिगम का आकलन आ जाएगा, जो एंड कर दे, जो समेटिव की बात करता है। और तीसरा आ जाएगा अधिगम सीखने के रूप में, ठीक है, यानी कि जो अधिगम सीखने के रूप में आता है उसे हम क्या कहते हैं? सीखने के रूप में। एज का मतलब है सीखने के रूप में, तो इसे मैं क्या कह सकती हूँ? असेसमेंट एज लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ से असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग ना आता हो। फॉर लर्निंग बढ़ाएगा, ऑफ लर्निंग एंड करेगा और सीखने के रूप में एज लर्निंग होगा। अब क्वेश्चन देख लें, अधिगम के लिए आकलन, यानी कि फॉर की बात है, तो फॉर में क्या होगा? स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्या होगा? हमारा संदर्भित होगा। संदर्भित का मतलब होता है हम एक चीज़ को एक चीज़ से जोड़ेंगे और उसे बढ़ाने के लिए लेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए एक और देखते हैं।
एक और क्वेश्चन है हमारे पास क्या वर्ड आया, डायनामिक असेसमेंट, जो अलग अलग तरीके से लिया जाता है। डायनामिक है तो अलग अलग है, और अलग अलग है तो वो स्पेसिफिक है, वो अलग अलग सब बच्चों की अलग अलग नीड को पूरा करता है। क्या बच्चे के माइंड के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए? नो। तुलना करने वाला होना चाहिए? नो। क्या विद्यालयों के लायक नहीं? नो। वो क्या करता है, बच्चों के विशिष्ट अधिगम को, यानी कि जो उनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए लिया जाता है। तो चलिए देखें आगे। तो ये हमारा हुआ सीसी पैटर्न। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरे कंसेप्ट को भी समझाया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराए। आप लोगों से जो ये है हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी सीडीपी के अच्छे टॉपिक्स लेंगे। अगर आपको इनसे ज़्यादा कोई जो है सीटेट से या आपका जो एसएससी जीडी है, कोई भी आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन सभी उस पर लिंक पे क्या कर सकते हैं, इन सब पे फेसबुक पे जाकर और इन पर जाकर आप अपने चैनल को से लाइक करके काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।